किसी का हुक्म है इस गुलसिता में, बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते। क्या बात है जावेद साहब। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। क्या इशारा है, वाह जावेद साहब वाह। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और मैं बात कर रहा हूं हाफिज़ वसी टीवी यूट्यूब चैनल से। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि जब भी नया प्रोग्राम हो वो बआसानी आप तक पहुंच सके। वादे के मुताबिक आज मैंने आपके सामने एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट का मैंने आज उसके बारे में आपसे बात करनी है। और उससे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीम लुकमान ने एक बात कही थी। जब उससे पूछा गया कि आपके अंदर इतनी दानाई कहां से आई है, तो उन्होंने बताया था कि जो बेवकूफ़ों ने काम किए हैं मैंने वो काम नहीं किए। जिन पहले कामों के अंदर मैंने लोगों को नाकाम होते देखा है, मैंने उन कामों की तरफ तवज्जो नहीं दी और अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। अब मैं ख़ुद एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ज़रई तहक़ीक़ाती जो अदारे हैं वो कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो अगर आपने सुनना हो तो आप ज़रा पाकिस्तान की इस रिपोर्ट को सुने, टेलीविज़न की रिपोर्ट को सुने। किसान दोस्त पॉलिसियों की वजह से गैर मामूली अहदाफ हासिल कर लिए गए। पंजाब में गन्ने की पैदावार 676 मन फी एकड़ से बढ़कर 721 मन फी एकड़ हो गई है। मुल्क की तारीख में गंदम की 2 करोड़ 9 लाख टन पैदावार हासिल की गई, जबकि 6 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान ने इस साल जो गुजरा हुआ साल है, गंदम के अंदर और मकई के अंदर और दूसरी धान के अंदर, इन फसलों के अंदर तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और मुझे जो चीज़ हैरान कुन नज़र आ रही है वो हैरान कुन नज़र ये बात ये आ रही है कि अगर इन रिसर्च अदारों ने कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान के तमाम पिछले रिकॉर्ड कैसे टूट गए। गंदम कैसे इतनी पैदा हो गई, गन्ने की पैदावार कैसे बढ़ गई, धान की पैदावार कैसे बढ़ गई, मकई की पैदावार कैसे बढ़ गई। और अब ये उन्हीं अदारों को ख़त्म करके ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वीट एंड बार्ले, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मेज़, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ राइस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ शुगर केन। तो मुझे ये बात कुछ हज़म होती नज़र नहीं आ रही। और ये 78 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है जो ये चूरन बेचना चाहते हैं। एक चूरन जो है इनका पहले नाकाम हो चुका है। और ये चूरन जो है ये कौन लोग बेचते हैं, ये बेचते हैं जो शॉर्टकट चाहते हैं फौरी तौर पर। और पहला चूरन जो नाकाम हुआ और जिसको इनकार कर दिया गया
वो था $50 बिलियन का प्रोजेक्ट, जिसके तहत सीमेंट बाहर से इंपोर्ट होना था और इंपोर्टर्स बड़े खुश थे कि हमारा दाव लग जाएगा। और उसके नतीजे में बताया गया था कि 3 लीटर दूध देने वाली गाय इस सीमेंट से 15 लीटर दूध देने शुरू कर देगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर दूध की कमी का मसला हल हो जाएगा। अब ये नई चीज़ एक और आई है और उस नई चीज़ के मुताबिक ये बताया गया है कि इन तमाम क्रॉप्स के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। इन ज़रूरी तहकीकाती अदारों को लीज़ पर लिया जाएगा और यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग मुकर्रर किए जाएंगे और उनकी तनख्वाहें जो हैं वो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। और ये तमाम के तमाम लोग जो हाजिर लोग हैं, जो इस वक्त 5000 से ज़्यादा हैं, ये सरप्लस पूल में चले जाएंगे। अब सरप्लस पूल क्या है? जब मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ का स्विमिंग पूल बड़ा मशहूर था, तो मैं वहाँ जाया करता था और मेरी एक आदत थी कि वहाँ एक आदमी बैठा होता था और मैं उसको सलाम किया करता था। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैं असल सरप्लस पूल में हूँ और मेरी ड्यूटी है कि स्विमिंग पूल में अगर कोई आदमी डूब जाए उसको मैंने बचाने की कोशिश करना है। तो मैंने बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जी फिर आप तो कोई नेशनल चैम्पियन होंगे स्विमिंग के और आपको कोई तमगा भी मिला होगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। असल मामला ये है कि जिस दफ्तर में मैं काम करता हूँ उन लोगों ने कहा है कि आपके लिए जगह ख़त्म हो गई है, आप सरप्लस पूल में चले जाएं और आपका नाम सरप्लस पूल में चला गया है, लिहाजा आपकी ड्यूटी जो है वो स्विमिंग पूल पर लोगों को बचाने के लिए लगा दी गई है और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो मैंने कहा कि बड़ी हैरानकुन बात है, अगर कोई यहाँ डूबने लगे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने मुझे एक रस्सा दिखाया। उन्होंने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता। ये उन्होंने मुझे सिर्फ डीन साहब ने ये बताया था कि जब तक सरप्लस पूल से निकलने के लिए कोई असामी नहीं आ जाती आप यहाँ काम करते रहेंगे और आपको तनख्वाह मिलती रहेगी। तो लिहाजा मैंने ये रस्सा रखा हुआ है क्योंकि तैरना तो मुझे आता नहीं है, लिहाजा अगर कोई डूबने वाला आदमी होता है तो मैं रस्सा फेंक देता हूँ और फिर मैं उसको अपनी तरफ खींच लेता हूँ। और ये रस्सा भी मैंने अपने पैसों से ख़रीदा। मैंने बाद में डीन साहब से बात की, फिर मैं वाइस चांसलर साहब से मिला और कुछ अरसे के बाद फिर उस आदमी को वहाँ सरप्लस पूल से निकाल के उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे रख दिया गया। जिस जगह पे जो उसका अदारा था उसमें उसको जगह दे दी गई। अब ये तमाम के तमाम लोग जो 22 साल से 23 साल से 40 साल से अभी रिटायरमेंट से पहले जो मुख्तलिफ़ कामों पर तहक़ीक़ कर रहे थे पाकिस्तान में मुसलसल इन अदारों के अंदर, अब इन सब को सरप्लस पूल में डाल दिया गया उसी स्विमिंग पूल वाले आदमी की तरह कि जो उसका डिपार्टमेंट नहीं है, जहाँ वो तैरना जानता भी नहीं है, उसे रस्सा देकर बिठा दिया गया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हम वापस ले लेंगे या आपको एडजस्ट कर देंगे और या आप खुद ब खुद रिटायर हो जाएंगे। अब उसकी जगह पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लेकर आए। अब मुझे जो हैरानगी है वो 2-3 चीज़ों पर है। एक तो हैरानगी ये बात है कि ये पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के तजुर्बे बेशुमार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंडेट लिखे हुए हैं कि इस बोर्ड ने क्या करना है, यही मैंडेट उसमें है जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ज़रूरी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो उनके मैंडेट्स हैं, वही चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है, सिर्फ नोक पलक ज़रा बेहतर कर दी गई है। इससे पहले बेशुमार बोर्ड्स बने हैं जिनके मैं नाम आपके सामने लेने के लिए तैयार हूँ और मैं अभी ले रहा हूँ उनका नाम, और उनके अंदर भी बोर्ड की स्ट्रक्चर ऐसी बनाई गई थी। उसमें एक CEO था, उसमें 2 MPA थे, उसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी लेबर, ये तमाम लोग मौजूद थे। उसी के साथ उसमें कुछ फार्मर्स भी मौजूद थे, उसी के साथ कोई प्राइवेट सेक्टर के आदमी भी थे, जो इन तमाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आपको जो बोर्ड की स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर नज़र आएगी। और फिर क्या हुआ, उसके बाद वो तमाम के तमाम या उन्होंने एंटी करप्शन भुगता और या वो नैब के अंदर गए, इसलिए कि उसके अंदर करप्शन के बेशुमार चांसेस थे और CEO को जो अख्तियारात दिए गए थे वो इतने ज़्यादा थे कि ऐसा पॉसिबल है। अब मैं पहली मिसाल बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव्स, ये एक पूरी वजारत खड़ी की गई थी और इसके पहले वजीर थे जहांगीर तरीन साहब।
एक उन्होंने PDDC कंपनी बनाई, पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट कंपनी, और वो सारे के सारे पैसे बर्बाद हुए। आज लोग उसका नाम भी नहीं जानते। बड़े जज्बे के साथ ऐसा खूबसूरत उसका मैंडेट था कि ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में दूध का दरिया बह जाएगा। अब उसी के साथ एक और भी था, और वो ये था कि किसान क्रॉप मैक्सिमाइजेशन प्रोजेक्ट 2, उसके मुताबिक सिलेक्टेड फार्मर्स को सिलेक्ट किया जाना था और उनका ATM कार्ड बनना था। उसके मुताबिक 25-25 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में जमा होने थे। मकसद उसी किसान कार्ड का जो अब इजरा किया गया है वो उसकी दूसरी शक्ल थी, और उसका असल मकसद ये था कि किसान को पैसे ज़रूरी मदाखिल के लिए मांगने ना पड़े, और वो वहाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसे निकालता भी रहे और फिर उसके अंदर डालता भी रहे। लेकिन आप ये देखें कि उसके CEO का क्या बना? वो क्रॉप मैक्सिमाइजेशन प्रोजेक्ट कहाँ बना? वो फिर आदमी सरप्लस पूल में चले गए। थर्ड मिसाल मैं आपको दूंगा, पंजाब लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। पंजाब लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि जो काम लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट नहीं कर सका, हम फास्टर स्पीड पर उस पर काम करवाएंगे। उसका एक CEO होगा, उसको बड़ी तनख्वाह दी जाएगी, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, उसमें नुमाइंदे होंगे, उसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी होंगे, और बिल्कुल इसकी डिक्टो कॉपी थी। और उसके नतीजे के अंदर एक सीमन प्रोडक्शन यूनिट बनना था जो जीनोमिक सिलेक्शन की बुनियाद के ऊपर जिसको बनाना था, और इट वाज इन खिजराबाद फार्म। हुआ ये कि हनीमून पीरियड जो है इट वाज ओनली फॉर 1 ईयर। 1 साल के अंदर CEO को वो तमाम अख्तियारात मिलते रहे और पैसे मिलते रहे, और उसके बाद 3 साल के बाद वो मजबूर हुआ कि वो इस्तीफ़ा देकर अपनी जान छुड़ाए। फिर दूसरा CEO आया, अगेन द सेम थिंग। वो ये कहता था मेरा काम सिर्फ एक रह गया है कि फ़ाइल बगल में दबाकर मैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक चक्कर लगाता रहूं, और प्रैक्टिकली मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। वो इस्तीफ़ा देकर चला गया। फिर थर्ड CEO आया, और थर्ड CEO की ज़िंदगी इतनी हराम कर दी गई कि उसे सरेंडर करना पड़ा। अब वो बिल्डिंग जो जीनोमिक सिलेक्शन के लिए सीमन प्रोडक्शन यूनिट के लिए बननी थी, मेरी ख्वाहिश है कि ये लोग जाएं खिजराबाद फार्म पे। उस वक्त के 80 लाख रुपए उसके ऊपर लग चुके हैं, और लास्ट टाइम मैं वहाँ पर गया तो जो इफ्तिताह करने वाली तख्ती लगी होती है उसके ऊपर किसी बुज़ुर्ग के उर्स का बोर्ड लगा हुआ था, उसका वो जो इश्तिहार है वो लगा हुआ था, और वो 80 लाख भी बर्बाद हुए, और उस प्रॉपर्टी का अब कोई इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब तीसरी चीज़ जो है, तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पाकिस्तान एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंपनी जो बाद में पेमको बनी। वहाँ पर भी जो CEO था बिल्कुल डिक्टो कॉपी इसी की, ऐसा लगता है कि ये कॉपी और पेस्ट किया गया। वो वहाँ पर वो शुरू किया गया। उसके नतीजे में शाहपुर काजरा के अंदर एक स्लाटर हाउस बनाया गया, और मशहद की एक पार्टी, मशहद मीट कंपनी, वो उसकी पार्टनर थी, और इस कंपनी का नाम रख दिया गया पेमको। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट पहले ही काम कर रहा था, उसके स्लाटर हाउस चल रहे थे, लेकिन फास्टर स्पीड पर चलाने के लिए वो पेमको बनाया गया। और वही हुआ कि 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद, गालिबन 1 साल के बाद, उस CEO को इस्तीफ़ा देकर जाना पड़ा, और उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। ये मैंने आपको दूसरी मिसाल दी। तीसरी मिसाल अदारा किसान की है। ये जर्मन फंडेड प्रोजेक्ट था, और इसके अंदर एक बड़ा मशहूर नाम है मरहूम डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़। एक बड़ा मशहूर नाम था, वो लाइफ चेयरमैन थे। आगे CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसानों के नुमाइंदे, गवर्नमेंट के नुमाइंदे, ये सब हुए। और इन सब का अंजाम क्या हुआ? इन सब का अंजाम ये हुआ कि पूरा रमज़ान शरीफ इन लोगों ने जेल में गुजारा एंटी करप्शन के तहत। लिहाजा अब इन लोगों ने इस चीज़ का तोड़ा है, और तोड़ किस तरीके से तोड़ा है वो मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ पढ़कर वो एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है कि हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा। यहाँ बेशुमार एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर क्रॉप भी लगी हुई है,
कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा भी किया हुआ है, कुछ लोगों ने लीज़ पर भी लिया हुआ है। तो यहाँ इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि ये ज़मीन जो है लीज़ पर ली जाएगी, और ये गुंजाइश रखी हुई है कि ये सीईओ साहब जो हैं ये प्राइवेट कंपनीज के साथ लाइजान कर सकते हैं, और ये उस लीज़ पर अपनी जो रिसर्च एक्टिविटीज़ जो बड़ा खूबसूरत तरीका जो बताया गया है ये उस पर तहकीकात करेंगे। मुझे हैरानगी की बात है कि एटॉमिक एनर्जी वालों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। इन लोगों की कारकर्दगी को गवर्नमेंट खुद कह रही है कि पिछले पाकिस्तान के 70 साल के रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए हैं। ये इन लोगों की वजह से है जिनको सरप्लस पूल में डाला गया है। अब ये जो शराइत हैं जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लिखी हुई हैं, ज़रा आप गौर फरमाएं। पहली बात क्या होगी? पहली बात ये होगी कि ये सब लोग सरप्लस पूल में चले जाएंगे, और फिर जिसका चेहरा इनको पसंद आएगा उसको रख लेंगे, और जिसका चेहरा पसंद नहीं आएगा उसको निकाल देंगे। अब सूरत हाल क्या है? मेरी ज़िंदगी गुजरी है इसी दश्त की सयाही के अंदर। मुझे पता है, मैं इश्तिहार पढ़कर बता सकता हूँ कि ये ओपन मेरिट पर है या आदमी रख लिया गया है। मैंने आपको किसी प्रोग्राम में 2 मिसालें दी थी। एक मिसाल ये थी कि अखबार में इश्तिहार एक वाइस चांसलर का था और उस पर लिखा हुआ था कि एज शुड नॉट बी लेस दैन 60 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि वो आदमी ऑलरेडी सिलेक्टेड था। और एक और इश्तिहार मैंने देखा, वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोर्ड का था, उसमें लिखा हुआ था एज शुड नॉट बी मोर दैन 50 ईयर्स। और वहाँ पर भी मैंने अपने दोस्तों को कहा कि आदमी रखा गया, और वो वाकई उस आदमी की उम्र 49 साल और 6 महीने थी जिसको वहाँ पर रखा गया। तो ये यहाँ पर एक चीज़ रखी हुई है कि गवर्नमेंट की जो रिटायरमेंट एज है वो है 60 ईयर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस दिन वो आदमी अप्लाई करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसकी उम्र 65 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 64 साल 6 महीने होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपनी पसंद के आदमी ऑलरेडी इन लोगों ने सिलेक्ट कर दिए। अब इस सिलेक्शन के बाद ज़रा आप अंदाज़ा करें कि इस सिलेक्शन के बाद उनकी तनख्वाहें कितनी होंगी। उनकी तनख्वाहें होंगी, और ये IMF का एजेंडा है। IMF के एजेंडे में क्या है? IMF का कहना यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ पेंशन जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। अब पेंशन का मतलब ये है कि जब आप किसी को ज़्यादा तनख्वाह देंगे और कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे तो वो तमाम फ़वाइद जो उस पोस्ट के साथ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये CEO की तनख्वाह 40 लाख रुपया होगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 साल का। अगर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इसने दिखाई तो 50,000 रुपये इसका इंक्रीमेंट हो सकता है, और इसके नीचे जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर होगा वो 25 लाख उसकी तनख्वाह होगी। कम से कम तनख्वाह जो है स्टेनोग्राफर की होगी वो 80,000 रुपये होगी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तमाम के तमाम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, और इसमें वो लोग हैं जो इनकी अपनी पसंद के होंगे, और उसके बाद नतीजा वही होगा जो मैंने पहले दूसरे अदारों का बताया है। अब ये लोग समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। चूरन बेचने वाला बेवकूफ़ नहीं होता। वो बेचने वाला जहाँ बर्फ़बारी होती है वहाँ पर जाकर वो फ्रिज बेच आया करता है। तो लिहाजा इन लोगों ने तरीका ये काम किया, इन्होंने ये काम किया है कि इनके ख़िलाफ़, चूँकि इससे पहले तमाम अदारे, क्रॉप मैक्सिमाइजेशन, पंजाब लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, पेमको, अदारा किसान, ये सब के सब एंटी करप्शन और नैब भुगत चुके हैं। लिहाजा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन जो अच्छी नीयत के साथ किया जाए उसके ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता। और नंबर 2, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि इनको आप किसी नैब के तहत जो है ये उससे मुबर्रा होंगे, ये काबिल दस्त अंदाज़ी नैब नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक हमारा कौमी असासा है, ये कौमी असासे को बर्बाद करने का, हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा पढ़ने का, और प्राइवेट सेक्टर का इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने का, और ये 78 बिलियन रुपीस इसको किस तरीके से बंदर बाट इसकी करनी है, ये प्रोग्राम उसके अलावा कोई नहीं है।
मैं एक इंटरनेशनल हकीकत बताना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताएं, अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो 3 साल के लिए लेता या डॉक्टर समद मुबारक को 3 साल के लिए लेता, क्या हम एटॉमिक धमाका कर सकते थे? मिसाइल टेक्नोलॉजी ये रोज़ बरोज़ इसमें कोई चीज़ ऐड होती रहती है और उसके लिए ये चीज़ें जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं होती, अलबत्ता असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर होती है कि एक छोटा सा काम है और वो कह दिया जाए कि ये आप ये ज़रा आप कैलकुलेशन करके ज़रा हमें दे दें। अभी अगर आपको याद हो, हम लोग बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हमारे पास F-16 है और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त F-32 है। अब उस F-16 में और F-32 में कुछ तो फ़र्क होगा। तो ये तहकीकात जो हैं, और ये ख़ास तौर पर आपकी आर्मी की तहकीक जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी है, एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, टैंक टेक्नोलॉजी है, ये आर्मर टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये हमेशा मुसलसल ये मुसलसल काम है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं हो सकती। और उसकी मिसाल पहले मैं आपको मेडिकल की बताता हूँ और आपको समझाने की खातिर मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ज़रा लाइटर नोट में लेता हूँ। सन 50 के अंदर जो इंडियन और पाकिस्तानी फिल्में बनी, अगर आपको याद हो और मेरी जैसी उम्र के लोग हों जिन्होंने वो फिल्में देखी हैं, उसके अंदर हीरो या हीरोइन मरता था टीबी के अंदर, इसलिए कि टीबी लाइलाज मर्ज़। और फिर जब टीबी जो है काबिल इलाज मर्ज़ हो गया तो उन फिल्मों के अंदर हीरो हीरोइन जो है वो टीबी में नहीं मरता था, वो फिर मलेरिया में मरना शुरू हो गया। 60s में मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम हुआ और उसके बाद जो हीरो हीरोइन मरने लगे वो फिर कैंसर में मरने लगे, इसलिए कि बाद में कैंसर जो है मलेरिया काबिल इलाज हो गया, मलेरिया कुनीन दरियाफ्त हो गई और उसके बाद फिर ये कैंसर के अंदर मरने लगे। और जब कैंसर का इलाज दरियाफ्त हुआ तो पता चला कि एड्स में मरने लगे। अभी रिसेंटली जो आपके पास चीज़ गई है वो गई है डेंगू फीवर। ये मलेरिया की म्यूटेशन थी और मलेरिया की म्यूटेशन का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो 3 साल के लिए आपने आदमी लगाया है वो अपना काम छोड़ के चला जाए और फिर वो काबिल इतबार भी नहीं है। इसलिए कि अगर मैंने किसी जगह पर 3 साल काम किया तो आम तौर पर होता ये है कि जो कुछ मैंने काम किया कोई और पार्टी, प्राइवेट पार्टी मुझसे वो माल ख़रीद सकती है, वो फार्मूला ख़रीद सकती है। लिहाजा ये तहकीक जो है ये एक मुसलसल अमल है। इसी के साथ मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ कि ये वाला जो काम इन लोगों ने किया है ये अल्टीमेटली कहाँ एंड अप होगा। एंड अप ये होगा कि ये अदारे प्राइवेट सेक्टर वालों के अंदर बंदर बांट हो जाएगी। जो हमारा जो जर्म प्लाज्म है वो हमारे पास नहीं रहेगा, फिर ये इन लोगों की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर सीईओ जो है वो किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई डील करता है तो उस डील को नैब में नहीं ले जाया जा सकता, जिसका मतलब ये है कि आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो हमारा जो एसेट है ये किस तरफ जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है, जो मैं इसका एक एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर जो मैं समझता हूँ वो इसका हल ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है, ये पैसे की बर्बादी है। हमने घर घर का उधार देना है। खुदा के वास्ते सोचें, खुदा के वास्ते सोचें कि हमने सूद तो देना ही है, वो पहले कर्जा कैसे उतारना है। और उसका तरीका ये है कि हम रीऑर्गेनाइज करें हमारे एग्जिस्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को, ताकि ये फास्टर पेस पर आप आगे चलें। और उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि हम सबसे ज़्यादा खर्च करें R&D के ऊपर। इन ज़रूरी तहकीकाती अदारों में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, वो ज़ात बिरादरी का भी मसला है और वो आज का नहीं है, पाकिस्तान से पहले का है। लिहाजा प्रमोशन की बुनियाद जो है, अगर हम परफॉर्मेंस बेस करें उसको, सीनियरिटी बेस को ख़त्म कर दें या उसको भी थोड़ा सा कंसिडर करें, लेकिन ज़्यादा कंसिडर करें परफॉर्मेंस को। और उसी के साथ रिसर्च बजट जो है, वो रिसर्च बजट जिसे आप R&D कहते हैं, उसके ऊपर हम खर्च करें। मैं आपके सामने चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो GDP की परसेंटेज जिस मुल्क में एग्रीकल्चर की R&D पर खर्च होती है सबसे कम जो है वो पाकिस्तान है।
अब जब ये सबसे कम होगी तो फिर रिजल्ट्स भी ऐसे होंगे। तो बजाय इसके कि आप एक और कट्टा खोल दें और इसको अगवा करने का और इसको ख़त्म करने के कोई तरीक़े दरियाफ़्त करें, बेहतर यही है कि आप इन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। ये निबजी वाले इंटरनेशनल अवार्ड कैसे ले गए? जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ तो पता चलता है कि हमें बाहर जाने पर भी पाबंदी है, NOC भी नहीं मिलता। तो मेरे नज़दीक जहाँ जहाँ मैंने काम किया है दुनिया के अंदर, वहाँ इस बात की गुंजाइश मौजूद थी कि जहाँ अच्छी रिसर्च हो रही है वहाँ मुझे भेजा जाए, मुझे मौका दिया जाए। इसी तरह जो बाहर के जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उनको भी यहाँ पाकिस्तान में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया जाए और फिर उसके ऊपर जो है वो देखा जाए कि किस तरीके से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं इंटरनेशनल अदारों के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खुदा के लिए इन कौमी अदारों को बर्बाद ना होने दें। और ये वाले जो प्रोग्राम हैं ये इन्होंने पक्का बंदोबस्त कर लिया है। पक्का बंदोबस्त कर लिया है क्या? इस ज़मीन पर कब्ज़ा करना, इन एसेट्स पर कब्ज़ा करना, अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर को लेकर आना और अल्टीमेटली बेहतरीन सैलरीज दे के IMF के उस प्रोग्राम को भी पूरा करना जिसमें पेंशन हराम करार दी गई है। और अल्टीमेटली इस बात का बंदोबस्त भी किया हुआ है कि कोई आदमी जो पाकिस्तान का हामी हो और जो पाकिस्तान का दर्द रखता हो, पाकिस्तानी पैसों का उसको ख्याल हो, वो नैब में भी इस केस को लेकर नहीं जा सकता, एंटी करप्शन में भी नहीं लेके जा सकता। लिहाजा मेरी 10 बरसा गुजारिश है कि वो काम जो हकीम लुकमान ने कहा था कि जिन कामों को मैं देख चुका हूँ नाकाम हो चुके हैं, मैं वो काम नहीं करता, तो खुदा के लिए इन्हीं पेपर्स को आप ले जाएं। आप प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव्स के उन पेपर्स को निकाल लें, आपको यही कुछ मिलेगा। आप इदारा किसान के पेपर्स को निकाल लें, मैंडेट आपको यही मिलेगा। आप पंजाब लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को निकाल लें, आपको मैंडेट यही मिलेगा। आप पैम को निकाल लें, पैमको का मैंडेट आपको यही मिलेगा। असल मामला है नीयत का। नीयत जो है वो हमारी साफ़ होनी चाहिए और हमें फल उसी सूरत में मिलेगा कि हम अपने इंस्टीट्यूट्स को बचाएं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इनको हम ओपन करें, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करें। तो ये अगर सूरत हाल होगी तो ये हमारे जो अदारे हैं ये इनका नाम पहले ही है दुनिया के अंदर, ये और तरक्की करेगा। और हम इनको मैंडेट दें इस बात का, अगर दालें पाकिस्तान में पैदा नहीं हो रही हैं, अगर एडिबल ऑयल क्रॉप्स यहाँ पैदा नहीं हो रहे हैं, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनना चाहिए था कॉटन का, जो हमने बर्बाद कर दी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहिए था दालों का और एडिबल ऑयल का। तो बजाय इसके कि हम उन चीज़ों का बनाएं, हमने पूरी तवज्जो उस पर मरकूज़ कर रखी है जिसके ऊपर हम दावा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर हमने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ये गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है कि 2 लाख रुपए मशीनरी के सब्सिडाइज करेंगे पाकिस्तानी फार्मर्स को। और मुझे आज ही पता चला है कि 1 लाख रुपया ट्रैक्टर की कीमत बढ़ चुकी है जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, फिएट की भी और मैसी फर्गूसन की भी। और रीज़न उन्होंने बताई है कि 150 रुपया किलो आयरन का जो रेट है वो आगे बढ़ गया है, तो सो ये वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो सारी सब्सिडी दी जा रही है, मुझे डर है कि ये माफिया जो है ये उन तमाम नेक नियति के साथ किए जाने वाले जो इक़दाम जो हैं उनको बर्बाद ना कर दें। प्लीज़ बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।